अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं चैप्टर नंबर 3 को लेकर। एक बात पहले मैं वाज़ेह कर दूं, यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है और पेपर में भी उससे एमसीक्यूज आते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है और आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक वजाहत यहाँ पर मैं कर दूं, चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है और पेपर में भी आता है, वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड, क्योंकि आप लोग के पेपर होने वाले हैं और अभी स्टार्ट ऑफ द सेशन नहीं है, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 2 शुरू नहीं किया। एक आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, एक आपकी स्टडीज का पेस डेवलप हो जाए, फिर हम चैप्टर 2 भी कवर कर लेंगे और बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। वरना मैं अभी चैप्टर नंबर 2 शुरू करूंगा तो आप लोग उसी का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में लग जाएंगे और फिर एक एग्जामिनेशन का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो वेक्टर की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 2 में, मैं वो साथ साथ डेवलप कर दूंगा। तो जो वेक्टर की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए चैप्टर नंबर 3 के लिए, चैप्टर नंबर 4 के लिए, तो वो मैं पहले ही समझा के डेवलप कर दूंगा। तो वेक्टर्स की जो जरूरत है, उसकी जो अप्लाइड फिजिक्स है, वो मैं पढ़ाने से पहले उसकी जो फिजिक्स है वो डेवलप कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम बड़े खूबसूरत अंदाज से। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा मैट्रिक में, तो उसमें आपने मोशन को पढ़ा था, तो उसको अब मैं यहाँ से बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा था, मुझे उससे ये कोई गर्ज नहीं है कि आपने कैसा पढ़ा था और आपको याद है याद नहीं, हम उसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई चीज रेस्ट की हालत में रुकी हुई है या मोशन की हालत में चल रही है, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं उसको जीरो से लेकर बिल्कुल टॉप के एक थ्रेशोल्ड लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। तो पहले मैं आपसे एक बात करूंगा कि अगर कोई एक चीज रुकी हुई है और एक चीज चल रही है तो इस बात का तयन कैसे होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं और उस मिसाल के बाद आपको थोड़ी बात समझ में आएगी। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गाड़ी गुजर रही है रोड के ऊपर, ठीक है, और इधर एक शख्स खड़ा हुआ है, ठीक है, ये रोड पे से गाड़ी गुजर रही है और यहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है और गाड़ी के अंदर जो साहब बैठे हुए हैं उन्होंने जो है वो एक जूस का जो गिलास है वो अपने साइड पे रखा हुआ है, जो उसकी टेबल होती है, ट्रे होती है, उसके अंदर एक जूस का गिलास रखा है जो कि जाहिर सामने से भी नजर आ रहा है। अब वो साहब अपनी गाड़ी लेते हुए आराम से यूं चल रहे हैं और इसके आगे से गुजर जाते हैं। अब जब उन साहब से पूछेंगे कि आपका जो जूस का गिलास जो रखा हुआ है वो रेस्ट की हालत में रुका हुआ है या मोशन की हालत में चल रहा है, तो कहेंगे वो रेस्ट की हालत में। जबकि बाहर खड़ा हुआ शख्स जो है जब उसको देखेगा तो उसके समझ करें ये जूस का गिलास है, तो वो जूस का गिलास उसके सामने से यूं आगे गुजर जाएगा, तो वो कहेगा कि वो जूस का गिलास चल रहा है। अब बात यह है कि इसमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है, तो दोनों अपनी जगह सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है। जो शख्स गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो गाड़ी के साथ मूव कर रहा है और गाड़ी के साथ गिलास भी मूव कर रहा है, तो वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत के अंदर है। जबकि जो शख्स बाहर खड़ा हुआ है और गिलास को देख रहा है वो गाड़ी के लिहाज से रेस्ट की हालत में है और गाड़ी चल रही है, दूसरा गिलास गाड़ी के साथ मूव कर रहा है, तो लिहाजा वो क्या कहेगा कि गिलास मूव कर रहा है। जबकि है एक ही चीज और बात दो है और दोनों सही है। तो इसलिए फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन नहीं है तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर नंबर 17 में बहुत खूबसूरती के साथ सेकेंड ईयर में आ रहा होता है, तो वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि उसको समझ लें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? वो रेफरेंस जिससे आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर एक शख्स बैठा हुआ था तो वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ठीक। गाड़ी उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, गाड़ी गाड़ी फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, गाड़ी के लिहाज से देख रहे थे तो इस बंदा भी रुका हुआ था और गिलास भी रुका हुआ था। बाहर के बंदे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया तो गाड़ी उसके लिहाज से मूव कर रही थी, तो जूस का गिलास भी मूव कर रहा था और वो शख्स भी मूव कर रहा था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कॉन्सेप्ट डेवलप करने से पहले थोड़ी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इस दुनिया में 3 डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। बाकी जितनी भी डायरेक्शन होती है वो इन 3 डायरेक्शन से मिलके बनती है, चौथी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी कहने का मकसद ये है कि 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है और बाकी जितनी डायमेंशन होती है, डायरेक्शन होती है, वो इनसे निकल रही होती है, इनकी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और चौथी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्शन नहीं होती।
ठीक है, तो अगर कोई शख्स है वो कहता है मुझे चौथी डायमेंशन नजर आ रही है, तो ये दो बातें हो सकती हैं। या तो वो शख्स जो है ना ज़हनी तौर पर एबनॉर्मेलिटी का शिकार हो गया है कि उसको चौथी डायरेक्शन नजर आ रही है, जैसे कि आम आदमी को जिन और ये चीजें नजर नहीं आती तो उसको नजर आ रही है। या दूसरी बात ये है कि उस दुनिया के असरार और रमूज जो चीजें मख्फी हैं उसको जाहिर हो गई है, तो वो चौथी डायरेक्शन को देख रहा है। तो दोनों बातें उसमें हो सकती हैं। तो लिहाजा हम जब पढ़ रहे हैं फिजिक्स को, तो हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक अच्छे से पढ़ रहे, तो हमारे लिए कोई चौथी डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं शुरू करूंगा फर्स्ट डायरेक्शन से और फिर हम आगे लेकर चल रहे होंगे। तो पहले तो मैं आपको जो है ना एक पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास। अब इस तरीके से मैंने एक डायरेक्शन को ड्रॉ कर लिया, एक डायमेंशन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस तरफ ले लिया तो इस तरफ भी कवर हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया, ये नेगेटिव में हो गया। अब इस डायरेक्शन के अलावा कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं होगी, अगर होगी तो उसके पैरेलल होगी। पैरेलल से बता दें इसकी के पैरेलल में या इसी के अलॉन्ग है, कोई तीसरी डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी, दूसरी डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी इस डायरेक्शन के अलॉन्ग। अब दूसरी बात यह कि अब मैं दूसरी डायरेक्शन ड्रॉ करने जा रहा हूं, और ये बता दूं कि एक प्लेन के ऊपर, जैसे कि बोर्ड एक प्लेन है, दीवार एक प्लेन है, जमीन जैसे ये जमीन का एरिया ये एक प्लेन है, एक प्लेन पे दो ही डायरेक्शन करती है, तो दूसरी डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, तो कोई ए बी सी कहता है, कोई एक्स वाई कहता है, तो उसको थोड़ा बड़ा बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बड़ा बना दे आप, इतना छोटा करने की एक एक्स डायरेक्शन हो गई, ये एक वाई डायरेक्शन हो गई। ये आपको बात क्लियर हो गई, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। आप ए बी कह दें, आप अपना नाम दे दें इसको, अब्दुल्ला और बिलाल है, इसको अब्दुल्ला बिलाल नाम दे दें, ये आपकी मर्जी। और ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है इसको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बना, आप इसको इस तरीके से एक एंगल में बना सकते हैं, इसको एक एंगल में बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इनके दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एक प्लेन में दो ही डायरेक्शन होती है, तीसरी कोई डायरेक्शन नहीं बन सकती। तो आप तो माशाल्लाह से ज़हीन है, तो आप कह सकते हैं हाँ बन सकती है, देखो तीसरी डायरेक्शन बन गई। तो मैं कहूँगा नहीं भाई नहीं, ये कोई तीसरी डायरेक्शन नहीं बनी। अगर आप इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन कर देंगे और यहाँ से भी इसके ऊपर एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉप कर देंगे, तो ये जो है इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, मैंने वी एक्स कह दिया ऐसी, ठीक है, और ये इसका वी वाई कंपोनेंट हो गया। तो बेसिकली ये है, ये वी वाई है। ठीक है, आप यहां ड्रॉ कर ले या यहां ड्रॉ कर ले, एक ही बात है। ये वी एक्स है, इसको यहां ड्रॉ कर ले या यहां ड्रॉ कर ले, एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना हमारे पास जो ये थी, ये डायरेक्शन जो थी, अल्लाह भला करे, ठीक है, तो ये कोई नई डायरेक्शन नहीं है, बल्कि इन दोनों से मिलकर बन रही है। ठीक है, अब कोई और डायरेक्शन आप ड्रॉ कर ले तो वो भी इन दोनों डायरेक्शन से मिलकर बन रही होगी। तो इस प्लेन के अंदर कोई तीसरी डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इस प्लेन के अंदर कोई तीसरी डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे पास इस तरह तो हो गया, इस तरह भी हो गया। तीसरी डायरेक्शन होती है 90 डिग्री, देखिए ये है और ये 90 है, इस तरह भी 90, लेकिन मैं बता चुका ऊपर भी यही है नीचे भी यही है, इस तरह और इस तरह 90 है। तो मैंने बता दिया पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं लेते, वो एक ही डायरेक्शन शुमार होती है। अब तीसरी डायरेक्शन अगर आप 90 बनाएंगे तो वो ये बनेगी, बोर्ड से बिल्कुल बाहर, बोर्ड से बिल्कुल बाहर तीसरी डायरेक्शन बन रही होगी। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड है। देखिए यहाँ पर जो एंगल ये भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है। ठीक है, इसका इससे चेक कर ले, इससे चेक कर ले, तो ये तीसरी डायरेक्शन बन गई। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो अब चूंकि मैं बोर्ड के ऊपर बना ही नहीं सकता, प्लेन के ऊपर तीसरी डायरेक्शन बना ही नहीं सकता, तो सिर्फ दिखाने के लिए, जैसा कि क्यूब होता है, ये क्यूब है ना, ये क्यूब तो नहीं बन सकता बोर्ड के ऊपर, तो ऐसे ही दिखाने के लिए हम ऐसे बना लेते हैं ना, या एक दिखाने के लिए हम बना लेते हैं। हालांकि ये शेप तो एक तरीके से तस्वीर बना दी हमने आड़ी करके इसकी, हालांकि क्यूब तो समा ही नहीं सकता एक प्लेन के ऊपर। तो एक्चुअल में आप देखेंगे जब इसको निकालेंगे थ्री डायरेक्शन में, आप रियल वर्ल्ड में लाएंगे तो ये प्लेन में थोड़ी होगा, ये तो एक तस्वीर खींची हुई, एक तस्वीर बनाई हुई हमने इसकी। इसी तरीके से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, ये एक्स और वाई तो इसी तरीके से आ जाता है। ठीक है, ये तीसरी डायरेक्शन ऐसी हम सिर्फ एक अक्स देने के लिए हम उस तरीके से बना रहे होते हैं, जेड डायरेक्शन होती है। अब एक बात मैं आपको वाज़ेह बता दूं कि ये एक्स अलग है, ये वाई अलग है, ये जेड अलग है। आप नाम कुछ और भी दे सकते हैं और इसी तरीके से इसको रोटेट भी कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप इसको डिफाइन कर रहे हैं। एक मरतबा आपने कह दिया कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ओरिजिन है इसका, तो अब कोई भी चीज आप डिफाइन करेंगे तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसके लिहाज से बात कर रहा हूं कि एक चीज रेस्ट में या मोशन में, तो आसान से समझ में आ जाएगा। अगर कोई रेस्ट में, अगर इस पॉइंट के लिहाज से वो चीज मूव नहीं कर रही होगी तो वो रेस्ट में होगी, और इस पॉइंट के लिहाज से वो चीज मूव कर रही होगी तो वो मोशन में होगी। समझ में आ गई बात? मिसाल देता हूं मैं आपको, बड़ी वाज़ेह मिसाल देता हूं, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ रेस्ट की हालत में हूं, ये बोर्ड भी रेस्ट की हालत में, तो हम एक दूसरे के लिहाज से किसमें, रेस्ट की हालत में। अब ये बोर्ड तो अपनी जगह पे रेस्ट में, लेकिन मैंने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब हम एक दूसरे के लिहाज से किसमें होगा, मोशन के अंदर होगा। अब मैं ओरिजिन हूं, तो चूंकि जब मैं मूव करूंगा तो ये रेस्ट में, तो ये भी हम एक दूसरे के लिहाज से किसमें गिलाएंगे, मोशन के लिहाज से रहेंगे। और अगर किसी चीज के बारे में आप एब्सोल्यूट बात करना चाहें कि इस बोर्ड के बारे में कोई एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन देना चाहे तो आप नहीं दे सकते। अगर ओवरऑल आप दुनिया को देखें तो मोशन में अर्थ मूव कर रही है, दो तरीके से मूव कर रही है। अर्थ की सन की गेज मूव कर रही है और एक अपने एक्सिस की गेज मूव कर रही है, तो अर्थ भी मूव कर रही है, तो हम तो हर वक्त ही मोशन के अंदर है। तो इसलिए जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है ये बताना कि एक चीज रेस्ट में या मोशन में, और एक चीज जिसको लोकेट करना, इंडिकेट करना, ये डिफाइन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो काम की बात यह है कि हमारे पास 3 डायरेक्शन होती है। एक लाइन है तो एक सिंपल एक डायरेक्शन है। अगर कोई प्लेन है, एरिया है, एक सरफेस है, तो उसमें 2 डायरेक्शन होंगी। और अगर 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यानी जैसे कि हमारे पास रियल वर्ल्ड में तमाम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, हर चीज 3D में है ना, ठीक है। एक पेपर होता है, जैसे पेपर में प्लेन है, आप जो उसकी थिकनेस है उसको निग्लेक्ट कर दें तो एक प्लेन बन जाएगा। हालांकि पेपर भी 3D में कुछ ना कुछ थिकनेस रखता है ना, तीसरी डायरेक्शन रखता है। एक फॉर एग्जाम्पल यही समझ लें, एक बोर्ड है, ठीक है, ये प्लेन है, लेकिन इसकी देखिए ये मोटाई है, तो ये भी 3D हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आपको कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में थोड़ा डेवलप हो गया होगा, तो थोड़ा सा मैं आपकी बात को समेट लूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप एब्सोल्युटली डिफाइन कर सकें, यानी एब्सोल्यूट वे में डिफाइन कर सकें। हर चीज को डिफाइन करने के लिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई एक रेफरेंस डिफाइन कर दें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डालने का मकसद ये होता है कि आप एक रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं, उस रेफरेंस को देखते हुए हम दूसरी चीज को स्टडी कर रहे होते हैं। यूजुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, वो 3 लाइनों की टर्म में इंडिकेट किया जाता है, बाकी में मिटा रहा होता है, कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो 3 लाइंस की टर्म में इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि 3 ही डायरेक्शन होती है और 3 ही डायमेंशन होती है, तो इन्हीं के लिहाज से एक चीज को इंडिकेट या लोकेट किया जाएगा। तो लिहाजा ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अमली तस्वीर है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम डिफाइन कर रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये एक ऑरिजिन है इसका, और ये 3 एक्सेस है, तो उसके लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और बाज़ाब्ता तौर पर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है ना, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के लिहाज से मूव नहीं कर रही तो रेस्ट में, और मूव कर रही तो मोशन में, तो ये रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन है। अब जी हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा मैं लाइट को कम कर दूं ताकि आपको नजर आए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं अपने कैमरे को, फिर उसके बाद हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है और इन कॉन्सेप्ट को समझ के हम आगे चल सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये 2 पॉइंट है मैट्रिक के अंदर ना। अभी तक मैट्रिक तक आप लोग कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन नहीं कर रहे होते, ऐसे ही पढ़ रहे होते। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप जो है जा सकते हैं बहुत सारे रास्तों के जरिए। तो इनफाइनाइट वे हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप ऐसे ऐसे घूमते हुए चले गए। मिसाल है इसकी, मिसाल देते हैं कि अगर आपकी अम्मी आपको जो है ना वो किसी काम से बाहर भेजे, तो आप काम से बाहर जाते हैं लेकिन अपने काम भी निपटाते हुए आराम से वापस आते हैं, है ना। और यही आप अपने काम से जाते हैं तो टारगेटेड जाते हैं और आ जाते हैं। आपको जो है जब अम्मी कोई काम बोलती है तो आप जब जमाने भर के अपने काम करते हुए घूमते फिरते ये वो करके आते हैं। वही कोई आपने आपके दोस्तों ने कोई प्रोग्राम रखा हो तो आप डायरेक्ट उस घर पे जाएंगे इस छोटे रास्ते से और वापस आ जाएंगे, कि अपना टाइम जो है ना जाया नहीं करेंगे, ठीक है। तो होता ये कि ए और बी के दरमियान कुछ फासला है। इस फासले को तय करने के लामहदूद तरीके आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से तय करते हैं।
तो एक शॉर्टेस्ट फासला होता है इनके दरमियान, सबसे छोटा फासला होता है जो डायरेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये तो हो गई बात आसान, ये तो बहुत क्लियर और आसान बात हो गई, ठीक है। इसमें तो कोई समझ वाली बात नहीं। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये दो पॉइंट है ए और बी, इनके दरमियान फासला तय करना है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये एक तरीका बनाया हुआ है, एक तरीका ये और बना दिया मैंने, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये है कि हम शॉर्टेस्ट जो है ना वो इनके शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों के दरमियान लें तो वो डायरेक्टेड होगा। पहली बात ये कि जो हम शॉर्टेज डिस्टेंस इन दो पॉइंट के दरमियान लेंगे, एक तो वो डायरेक्टेड होगा, इसकी डायरेक्शन होगी एसीबी की तरफ जा रहे हैं तो एक डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा, और शॉर्टेस्ट होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अब इसी चीज को मैट्रिक डेफिनेशन को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हैं। अब एक मिसाल आपके पास ये है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स है हमारे पास ना, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। ये एक तरीका है जिसके जरिए जो है ना फासला तय किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये एक कोई भी एक रैंडम तरीका है। इस तरीके के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं डिस्टेंस कवर करने के, तो लिहाजा ये जो डिस्टेंसेस है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी बताया कि नामहदूद तरीके हो सकते हैं यहाँ पर फासला तय करने के, तो सारे के सारे डिस्टेंस कहलाएंगे। लेकिन एक तरीका जो कि शॉर्टेस्ट होगा और डायरेक्टेड होगा, इसमें डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। अभी डायरेक्शन इस तरफ है, फिर डायरेक्शन इस तरफ हो गई, फिर इस तरफ हो गई, तो डायरेक्शन मजीद चेंज हो रही है। लेकिन वो डायरेक्शन, वो रास्ता जो कि शॉर्टेस्ट है और डायरेक्टेड है, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो एक दो पॉइंट के दरमियान महदूद फासले तय हो सकते हैं, एक मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान अगर आप जा रहे हैं, आप इस पॉइंट से पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले तो मैंने जो है ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया। क्या बना दिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स वाई और जेड एक्सिस बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस ओरिजिन से डिफाइन कर देंगे ताकि वो करेक्ट हो जाए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से पॉइंट लोकेट हो जाए। तो मैंने ये काम कर दिया, तो ये पॉइंट ए है, तो इसका जो पोजीशन, मैंने पोजीशन का एक वेक्टर है वो मैंने ड्रॉ कर लिया, वो क्या कहला रहा है? आर ए। तो सिंपली आर ए जो है वो पॉइंट ए की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, यानी पॉइंट ए को लोकेट कर रहा है। ये बता रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से ए की पॉइंट ए की पोजीशन क्या है। जबकि पहले ये हमने कोई एक इंडिपेंडेंट बात की थी, यहाँ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, लेकिन चूंकि हम छोटे थे मैट्रिक्स में और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो पहले बच्चों को लेटर सिखाए जाते, फिर वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं। तो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पर आ जाता मैट्रिक क्लास में, या आपको आपका टीचर मैट्रिक क्लास में यहाँ ले आता, तो आपकी कतई समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम इस तरीके से समझा रहे होते। लेकिन ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं रहती जब हम फर्स्ट ईयर में आते, एक डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अब यही चीजें दो पॉइंट है, दो पॉइंट के दरमियान महदूद तरीके तय करने के। तो पहले मैंने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से पॉइंट ए को मैंने लोकेट कर लिया। इसी तरीके से मैंने पॉइंट बी को लोकेट कर लिया, ठीक है। और अब जो इन दोनों लोकेशंस के दरमियान, इनके पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान एक वेक्टर और ड्रॉ कर लिया डायरेक्टेड, जो कि इनके डिफरेंस को बता रहा होगा, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है। तो ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया, वो वेक्टर आ गया जो कि क्या बता रहा होगा, इनके दरमियान के डिफरेंस को बता रहा होगा। यानी ये ए है, ये बी है, और बीच में अगर ये वेक्टर आ जाए, यहां से यहां का एक वेक्टर आ जाए, तो ये वेक्टर बता रहा होगा इनके डिफरेंस को, और यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको बताते तौर पे हम डिफाइन कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अगर एक बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्प्लेसमेंट हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हम पॉइंट बी की पोजीशन को या पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को हम क्या करेंगे, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। यानी हमारे पास दो पॉइंट थे, उन पॉइंट्स के
दरमियान डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, हमने सिंपली फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया। जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया तो फिर हमने उनको लोकेट किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, किस तरीके से, वेक्टर्स बना के ना, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स बना के। जब पोजीशन वेक्टर्स को हमने बना लिया और उन दोनों को कनेक्ट किया तो हमें ये पता लगा कि हमारे पास ये जो वेक्टर है बेसिकली ये इसका और इसका डिफरेंस है। ये वेक्टर इसका और इसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। भाई देखिए, जब आर इस वेक्टर में ये वेक्टर मिला तो ये आया। मतलब बात को इस तरीके से कर ले आप कि आपने कहा कि यार आर ए मेरी पोजीशन थी, आर ए में आपने आर को प्लस किया तो आपके पास आर बी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप आर ए को दूसरी साइड पे ले जाए, आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या पता लगेगा कि आर बी और आर ए का डिफरेंस है। शुरू में आपको मुश्किल हो रही होगी समझने में, क्या मतलब कि आर बी और आर ए का डिफरेंस है। तो सिंपल बात यह है कि आप आर ए पे खड़े थे, आपने आगे आर और कवर कर लिया। जब आपने आर और कवर कर लिया तो आप किस पे आ गए, आर बी पे आ गए। जब आप आर बी पे आ गए तो अब तो हम तो चाह रहे हैं ये दरमियान वाला फासला, तो दरमियान वाला फासला आर है और आर क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर है। तो हम ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान मूव कर रहे हैं किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो फासला हमने तय किया है, डिस्प्लेसमेंट हमने तय की है, वो है बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से माइनस कर ले और मैथमेटिकली उसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस है, शुरू में अगर बुक वगैरह चेक करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन वही है, द शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन चूंकि आप लोगों ने आगे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं इसलिए मैं एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को आपको ग्रैब करा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना 100% आपको समझ में नहीं आएगी, ये एक एडवांस लेवल की फिजिक्स है। तो इसलिए आपको अगर 40% भी समझ में आ रही है ना तो आगे जो 60% है वो आप कवर कर लेंगे। तो इसलिए मैं शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल पढ़ा रहा हूँ ताकि आगे आपके लिए आसान हो जाए। आगे की चीजें बहुत ईजी है, ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है जो कि आपने ग्रैब करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, नहीं तो कोई मसला नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर ले, दोबारा रिपीट कर ले, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आई हमारे कि दो पॉइंट के दरमियान तय करने के लामहदूद तरीके, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस तय करने के लामहदूद तरीके होते हैं, वो तरीके डिस्टेंस कहलाते हैं। लेकिन एक जो शॉर्टेज और डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब चले मैं आपसे एक और मजीद बात करता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सिर्फ मैट्रिक के लेवल पे बात सही थी। मैट्रिक के लेवल पे आप ये बात अगर डिफाइन करते हैं ना कि जो है ना शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और जो है कोई रैंडम डिस्टेंस जो है वो रैंडम डिस्टेंस कहलाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं। ऐसा अगर आप देखें ना तो अगर कोई पॉइंट बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रही है तो जैसे भी मूव करे डिस्प्लेसमेंट यही होगी। समझना ही बात को। अगर कोई बॉडी अगर इस तरीके से भी मूव करके आई है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करी, इसकी डिस्टेंस तय किया, नहीं, इसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी। अगर एक बॉडी यहां थी किसी भी तरीके से यहां पहुंच गई तो उसके अंदर जो चेंज आया पोजीशन का वो आर है और वो होगा आर बी माइनस आर है। तो ये हम समझ लें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी बॉडी ने कोई रैंडम डिस्टेंस तय किया है तो ऐसा नहीं है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी और वो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगी कि आप जो है ना उसके पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकाल दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है ना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। क्योंकि मैट्रिक में बच्चों का थोड़ा सा लेवल जो है वो इनिशियल होता है और वो शुरुआत कर रहे होते हैं तो उनको वक्ती तौर पे समझाने के लिए कह देते हैं। मैंने भी शुरू में ऐसा कहा कि सारे डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है, नहीं भाई, किसी भी तरीके से बॉडी कवर करे डिस्प्लेसमेंट तो होगी। ठीक है, तो और डिस्प्लेसमेंट से हम चल रहे होते हैं, क्यों, हम तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से चल रहे हैं ना, तो हम डिस्प्लेसमेंट ही देख रहे होते हैं, हमें किसी डिस्टेंस से मतलब नहीं होता। हम तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से इसकी लोकेशन को देखते हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से इस पोजीशन को देखते हैं और हम कहते हैं कि अगर यहां से यहां आया तो ये फर्क आ गया। तो आपके मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। बात इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। और अगर कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पर कमेंट कर दें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अब हमारे पास आगे हम चलते कि डिस्प्लेसमेंट तो हमारे थोड़ी बहुत समझ में आ गई, कोशिश की है मैंने आपको समझाने की कि डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। बहरहाल थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा।
अब हमारे पास फर्ज करें एक बॉडी जो है वो फासला तय कर रही है, ठीक है। जब वो फासला तय कर रही है, किसी भी तरीके से तय कर रही, शॉर्टेज कर रही है नहीं कर रही, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगी, डिस्प्लेसमेंट तो लाजमी तौर पे मौजूद होगी। क्लियर हो गई मेरी बात। अब ये बात होती है कि मिसाल आपको देता हूं मैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहां से कार स्टार्ट होती है, ऐसी एक सिंबल बना रहा हूं, गाड़ी ऐसी होती नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखी, आपने देखी हो तो अलग बात है, मैंने आज गाड़ी देखी। और एक जो है समझ लीजिए मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, ये शख्स बैठा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, एक रैंडम सी थोड़ी सी बना दी, ऐसी एक गाड़ी है, ये एक मोटरसाइकिल है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी है। अब होता ये है कि गाड़ी जो है ना वो 5 सेकेंड के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंच जाती है, और ये मोटरसाइकिल है ये 3 सेकेंड में पहुंचती है। तो पॉइंट ए और बी है, ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट है, मैंने ऐसी बस ऐसे ज्वाइन कर लिया रफली। तो इस पॉइंट से पॉइंट बी आने में गाड़ी तय करती है 5 सेकेंड, जबकि एक मोटरसाइकिल कितना तय करती है 3 सेकेंड। जब मोटरसाइकिल 3 सेकेंड तय कर रही है और गाड़ी 5 सेकेंड बनी, तो इनमें फर्क क्या है भाई, फर्क टाइम का है। दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगी ना, मतलब अगर आप उसके लिहाज से भी देख लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से भी देख लें, तो ये जो आर वेक्टर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां ले आते हैं, थोड़ा आउट हो गया बनाने में, तो ये ओरिजिन है ना, यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे देते हैं हम, ठीक है। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से देखा जाए, ठीक है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं करता ज्यादा, भी थोड़ा समझाना डेवलप करना, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वरना मेरी तमाम चीजें प्रोजेक्टर पे होंगी, एनिमेटेड होंगी तमाम चीजें। तो ये एक्स ए वाई जेड है। अब ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं, तो लोकेशन का चेंज है, डिस्प्लेसमेंट तो वही सेम है, फर्क मैंने बकायदा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के दिखा दिया, लेकिन टाइम का फर्क है। तो यहां से आता है स्पीड, या फिर जिसे कहते हैं वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हैदराबाद का फासला है, एक अच्छी गाड़ी में जाएंगे, कोरोना में जाएंगे, तो आप 120 से 140 की स्पीड से जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। यही आप जो है ना मेहरान गाड़ी से जाए तो 100, 80, 110 मैक्सिमम आपका रहेगा, तो ये आप देर में पहुंचेंगे। तो फर्क ये है कि हम जो फासला तय कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट जो तय कर रहे हैं वो तो सेम ही है, लेकिन टाइम का फर्क है। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से स्टडी करें तो ये कहलाता है वेलोसिटी। यानी सिंपली ये है कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसी चीज का रेट निकालना हो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल हम आपके पास जो है ना वो 1 दर्जन जो केले हैं वो 60 रुपए, एक का रेट निकालना हो तो कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो कि आप 60 को 12 से डिवाइड कर देते हो। तो इस समय यहां पर हम कर रहे होते हैं, तो हमें अभी रेट निकालना है, रेट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी ज्यादा तो मतलब बॉडी तेज मूव कर रही, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तेज हो रहा है। वेलोसिटी कम तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता हो रहा है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन और कह सकते हैं कि हम इस टाइम को 1 कर दें, टाइम को क्या कर दें? 1 कर दें। जब हम टाइम को 1 कर देंगे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, या वेलोसिटी इज द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से स्टडी कर रहे होते हैं, क्या मतलब स्टडी कर रहे होते हैं? हम रेट निकाल रहे होते हैं कि कितने टाइम के लिहाज से कितनी डिस्प्लेसमेंट तय हो रही है, तो ये कहलाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या इसको तरीके से डिफाइन कर दें, वेलोसिटी इज द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर आ रहा है वेलोसिटी इज द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। मैथमेटिकली इसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा मैं एक बात बताऊं वेलोसिटी के हवाले से कि वेलोसिटी कभी कभार ये होता है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की जो चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर एक मैं आपसे बात करूं कि ये एक लाइन है, ठीक है, अब
ये टाइम को चले मैं फिक्स कर देता हूँ, 1 सेकेंड है, कि मैंने स्क्रीन शॉट्स ले लिए, ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ठीक है, ये है। अब फर्ज करें कि टोटल डिस्टेंस है वो है 6, तो दो तरीके होते हैं, दो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब फर्ज करें ये इक्वल है ना, इक्वल इंटरवल है, ये किसी का इंटरवल है, अगर ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है, इस तरीके से 6 मीटर ट्रैवल किया है, तो आप देखते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी टाइम के लिहाज से जो चेंज हो रही है वेलोसिटी वो यूनिफॉर्मली हो रही है, कोई मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा टाइम के लिहाज से। यानी टाइम के लिहाज से अगर उसका रेट ले तो वो यूनिफॉर्म आ रहा है कि भाई 2 डिवाइड बाय 1 2, 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2, सेम ही आ रहा है। आप 2-2 सेकंड भी ले सकते हैं, तो 2 सेकंड लेंगे तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, तो रेट अगर हम ले रहे हैं तो यूनिफॉर्म है। जबकि ये देखें आप, यही इसी तरह की फिगर है, यही 1-1 सेकेंड है और यही चीज है बिल्कुल ना। अब यहां पर क्या हो रहा है 0.5 मीटर, ठीक है, यहां हो गया 2.5 मीटर और यहां हो गया 3 मीटर। शुरू में क्या हुआ, पहले सेकेंड में आधा मीटर तय किया, दूसरे सेकेंड में 2.5 मीटर तय किया और तीसरे सेकेंड में, ठीक है, कितना तय किया, 3 मीटर तय किया। तो ये तो थोड़ा सा क्या हो गया, फर्क क्या नजर आ रहा है, यहां पर यूनिफॉर्मनेस है कि अगर आप जो है वो अपने डिस्प्लेसमेंट को तोड़े छोटे टुकड़ों में टाइम के लिहाज से, तो अगर आपके पास तोड़ने पे यूनिफॉर्म इंटरवल्स आ रहे हो, यानी एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट आ रही हो, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यानी वेलोसिटी का जो चेंज, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा टाइम के लिहाज से। आसान लफ्ज में बताऊं तो वेलोसिटी को टाइम के लिहाज से देखें तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। जबकि इसमें देखें कि शुरू में क्या था, पहले सेकंड में टाइम, ये 0 टाइम है और ये टाइम 1 है, फिर यहाँ पर आके टाइम 2 हो गया और यहाँ आके टाइम 3 हो गया। तो पहले जो सेकंड है उसके अंदर थोड़ा सा फासला तय हो रहा है, तो दूसरे सेकंड में t=2 पे हमारे पास अच्छा खासा तय हो जाता है और तीसरे में और स्पीड लग जाती है। तो ये जो सिनेरियो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब टाइम के लिहाज से, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, और जब टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो वो कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर लिख भी दूं कि जब टाइम के लिहाज से चेंज आए, वेलोसिटी ना आए, तो ये कहलाती यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जब चेंज आए तो वो कहलाती नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए एक फासला है यहां से लेकर हैदराबाद तक का, तो आप जब कह रहे होते हैं यार मैंने आज 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला के मैं हैदराबाद ले गया, या 130 के लिहाज से, उसके लिहाज से, तो एक एवरेज स्पीड बता रहे होते हैं, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट में आप कन्वर्ट करें तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी आप बता रहे होते हैं। जब आप बता नहीं रहे होते वेलोसिटी, लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूं, इसी तरह एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, हम एवरेज वेलोसिटी चीज की ले रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग टुकड़ों में तोड़ दे उस रोड को, फॉर एग्जाम्पल रोड तो बहुत बड़ा है, यहां से कोई 200 किलोमीटर है, तो मान लो कि हमारे लिए छोटा सा फासला 1 मीटर बनता है, तो 1-1 मीटर पे अगर हम तोड़ लें, या समझ लो हम आधे किलोमीटर में तोड़ लें, 1 मीटर तो और छोटा हो गया, आधे किलोमीटर में तोड़ लें, तो आधे किलोमीटर के ऊपर अगर हमारे पास एक जैसा टाइम लग रहा है, या एक जैसे टाइम पे एक जैसा किलोमीटर लग रहा है, छोटे टुकड़ों में तोड़े, तो ये कहलाती है यूनिफॉर्म, तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर ये है कि चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर टाइम के लिहाज से, शुरू में ज्यादा है, बाद में कम है, फिर कम हो जाती है, कुछ चेंजिंग आती है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। अब वेलोसिटी जो हम वैसे जनरली कह रहे होते हैं ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, ये है एवरेज वेलोसिटी। और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है जो कि एक पॉइंट पर होती है। अब पॉइंट आपके ऊपर है कि कितना छोटा ले लें आप। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट 1 सेकंड का लिया हुआ है, आप ये मिली सेकंड का भी होता है, माइक्रो सेकंड का भी होता है। और जब आप हैदराबाद ट्रैवल कर रहे हैं तो एक टाइम की ड्यूरेशन 1 मिनट भी हो सकती है, इवन कि 5 मिनट भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है हम किस तरीके से जो है ना टाइम को डिवाइड कर रहे हैं। मिसाल देता हूँ, आप एक छोटी सी बॉल लें और छोटी सी लोहे का जो है ना एक सिक्का लें, उसको एक डोरी से बांध दें, तो डोरी का वजन जो है वो सिक्के के मुकाबले बहुत कम होता है। इसी तरीके से आप जंजीर से हाथी को बांध दें तो हाथी का जो वजन है वो जंजीर के मुकाबले में बहुत ज्यादा, जंजीर का कोई जो है ना मास नहीं है हाथी के लिहाज से।
तो जब हाथी के लिहाज से जंजीर कुछ नहीं है और एक सिक्के के लिहाज से, या एक छोटी सी स्फेयर ले लें आप मेटल का, तो या कोई बॉल ले लें मेटल की छोटी सी सॉलिड, तो उसको आप धागे से बांधे तो धागे के लिहाज का कोई वजन नहीं उसके लिहाज से। इसी तरीके से हाथी का कोई जंजीर का कोई वजन नहीं हाथी के लिहाज से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आपने चेंज कर दिया तो चीज भी चेंज हो गई। फिर जब आपने हाथी कर दिया तो जंजीर का कोई वजन नहीं, जब आपने स्फेयर कर दिया तो धागे का कोई वजन नहीं। अगर स्फेयर की जंजीर देखो तो जंजीर भारी होती है, निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज होती है। जब हम अपने फासले को महदूद पैमाने पर लेके आ रहे होते, कम टुकड़ों में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये देखा जाता है कि कम से कम टोटल टाइम जो है वो है कोई 1 महीना, तो लिहाजा कोई 1 घंटा कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर टाइम ही टोटल जो है ना 2 घंटे है, तो उसमें 1 सेकेंड भी मैटर करता है फेज की स्टडी में, ठीक है, और 1 मिनट तो जाहिर है करता है। तो जो एक पॉइंट पर वेलोसिटी होती है वो गिराती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, जिसमें अब ये एक पॉइंट है और फिर ये एक पॉइंट है। तो यहां पर कुछ बहुत कम, तकरीबन 0 टाइम का फर्क आया नहीं। अगर देखें ना तो 1 सेकंड कुछ भी नहीं, 2 घंटे अगर 2 घंटे के अंदर 1 सेकंड की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आप 2 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिनट होगा, मिनट फिर 60 से मल्टीप्लाई करें तो फिर वो जाके सेकंड का मिनट होगा। तो यहां से यहां तक 1 सेकंड का मतलब है ना होने के बराबर। तो जब टाइम का चेंज बहुत कम हो और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो इन पॉइंटों में वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है। अब ये भी एक फासला है, इसके दरमियान भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नैरो हम नहीं जाएंगे। यानी सबसे छोटा से छोटा जो डिवीजन बन सकता है उसमें जो पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। अब मैं बात को समझ लेता हूं। बात यह है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट के चेंज को पढ़े टाइम के लिहाज से तो वेलोसिटी कहलाती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी इज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। डिनोमिनेटर को बंद कर लिया तो 1 यूनिट टाइम में या 1 सेकंड में या 1 मिनट में जो डिस्प्लेसमेंट तय होती है वो वेलोसिटी कहलाती है। अब अगर हम जो फासला है बहुत बड़ा है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर ले तो पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, ये समझाया था आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट हो यानी ओवरऑल तो वेलोसिटी ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो वो सेम ही होगी, एवरेज करके निकाला हुआ है आपने। अब अगर आपने जो है ना उसको एवरेज आप निकाल रहे हैं वो तो एवरेज तो एक ही हुआ, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं उसमें डिफरेंट हुआ, एवरेज और डिफरेंट हुई तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। यानी आपने टुकड़ों में डिवाइड किया और टुकड़ों में टाइम के लिहाज से डिवाइड करते हैं, किलो मतलब डिस्टेंस के लिहाज से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि टाइम गुजरेगा तो ही डिस्टेंस तय होगा। डिस्टेंस तय हो रहा है तो मतलब अगर टाइम गुजर रहा है तो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम तो गुजरेगा ही भले डिस्टेंस तय हो ना हो, लेकिन अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय होगी तो टाइम तो जरूरी गुजरेगा, इसलिए टाइम के लिहाज से बात करते हैं। तो अगर छोटे छोटे टुकड़ों में सेम जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट ना आ रही हो, छोटे छोटे टाइम के टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और सेम डिस्प्लेसमेंट ना आ रही हो तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो अब जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मेरी बात सुनिएगा गौर से, जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का चेंज या वेलोसिटी का चेंज क्या होता है, 0 होता है, और एक्सीलरेशन इस केस में 0 होती है। तो ये बात आप लोग याद रख लें। और एक बात और बता दूं, लेकिन यहां पर करने वाली नहीं है, फिर भी कह देता हूं, F इक्वल्स टू ma होता है जब एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स भी 0 है। मान लीजिए छोटा सा लिख रहा हूं यहां पर, ये मैं बाद में आपको रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्म हो, छोटे छोटे टुकड़ों में टाइम के आप डिवाइड करें और सेम डिस्प्लेसमेंट आपको मिले तो आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। और जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है आपके पास, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट इधर नहीं होता, लेकिन जब आपके नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो यानी टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज हो रही हो, ठीक है, तो आपके पास चेंज ऑफ वेलोसिटी अपीयर होता है। इस केस में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी वजूद में आता है, इधर चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा ही होगा, यानी इधर चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 नहीं होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी मौजूद होगा। तो यहां से एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मेरी बात समझिएगा, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस तय कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी है, यानी डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया, फिर एक वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट तय करने से पहले एक वेलोसिटी है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा
ये मैं स्क्रीन उठा लेता हूँ ताकि आपको नजर साफ आए ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, अगर पहले वेलोसिटी वीएफ थी फिर वीआई हो गई, इसका चेंज निकाल लिया तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया ना। तो अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी अपीयर हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी तभी अपीयर होगा एक डिस्प्लेसमेंट के दौरान जब आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम ना हो। देखो यहां पर देखो टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट मतलब कब टाइम, अगर हम टाइम मुख्तलिफ इंटरवल्स में देखें, एक ही सेकंड के इंटरवल में, एक ही मिनट के इंटरवल में, कोई भी इंटरवल में आप डिस्प्लेसमेंट देखें, अगर वो यूनिफॉर्म ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। मोमेंट्स पे, पॉइंट्स पे, इंस्टेंटेनियस लेवल पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। यही चेंज ऑफ वेलोसिटी जब आप टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो कहलाता है एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम। एक ही बात है, टाइम को बंद कर दिया तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है, यहाँ पर इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर हो गया। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी। ये बात याद रखनी है। तो पेपर में आ जाता है कि कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नन ऑफ द अबव, तो या ऑल ऑफ द अबव कोई भी। तो फिर क्या हुआ, जीरो। जब चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि चेंज ऑफ वेलोसिटी कहाँ होती है। ये मैं मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ तो अभी जीरो वेलोसिटी पे छोड़ूंगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ग्राउंड तक हिट करने तक इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यार चेंज ऑफ वेलोसिटी अपीयर हो रहा है। ये मार्कर है, मैं अपने हाथ से तो सीधा लेके जा रहा हूँ यूनिफॉर्मली, तो यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये होती है एक्सेलरेशन आपके पास, ठीक है। तो ये बहुत ही बुनियादी और आसान लेवल के कॉन्सेप्ट से बहुत ईजी है, मैंने आपको एक ग्रैब करवा दी है। बहरहाल अब एक्सेलरेशन की बात कर ले। एक्सेलरेशन को भी अगर आप छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ ले, फर्ज करें यही चीज है। अब मैंने यहाँ पर जो है ना डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि वेलोसिटी है। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, वही बड़ी चीज है। मैं इंटरवल के ऊपर पहले डिस्प्लेसमेंट ले रहा था, आप ये ले रहा हूं, और यही आपके पास जो है ना, ठीक है। आप छोटे छोटे इंटरवल को आपने तोड़ लिया, और अगर आपके पास जो है ना चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास, चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास अगर सेम है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, और अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। समझ में आ रही बात क्या। अगर और मैं यहाँ पर बता दूं कि हमारे कोर्स में हम सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं। हम जो न्यूमेरिकल्स करते हैं और चीजें करते हैं उनमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है तभी ये देखो यहां से इक्वेशन आएगी, टी को इधर भेज दो तो ये AT हो जाएगा, और वो VF माइनस VI पहले ही है, तो VF इक्वल्स टू VI प्लस AT बन जाए। कैसे बन जाता है बाद में देख लेंगे, अभी ऐसे कह रहा हूँ, यहीं से ड्राइव हो गया है। VF इक्वल टू VIT, ठीक है, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले यूज ही तब होते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो हम कभी भी इन इक्वेशंस को यूज नहीं करेंगे। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट डेवलप करवाते हुए, क्योंकि ये जब हमने ये डिफाइन, ये आपने मैट्रिक में भी जब पढ़ा होगा ना, वो ड्राइव कर लिया, खत्म, अब तो खत्म हो गया, जरूरत नहीं, चाहो तो जाकर नॉलेज के लिए देख लो। तो जब भी हम ड्राइव करते हैं इन इक्वेशंस को तो हम कहते हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये जो है ना फेल हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है फेल हो जाएंगी, तभी वैलिड है जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। अब मैं अगर बात को समेट दूं, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है लेकिन बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, और मुझे पता है मैं थोड़ा मुश्किल पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप हो। बाकी पढ़ा हुआ तो आपने पहले भी है, ठीक है, और इग्नोर कर दें अगर जैसे मिसाल के तौर पर इन चीजों को, तो आगे थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब बात को समेटूं, एक पॉइंट A एक पॉइंट B है, दोनों के दरमियान हम मुतअद्दिद तरीकों से फासला तय कर सकते हैं, ठीक है, और जैसे चाहे आप तय करें। तो इन दो पॉइंट के दरमियान अगर आप एक फ्रेम ऑफ, पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन कर लें और पॉइंट A को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लोकेट कर लें उसके पोजीशन वेक्टर से, और पॉइंट B को लोकेट कर लें पोजीशन वेक्टर के साथ, और इसके चेंज को लें, चले A और B में क्या चेंज आया, तो ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, पहले कहते थे शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रिकॉर्ड डिस्प्लेसमेंट, आप कहेंगे कि जो ए और बी के दरमियान पोजीशन का चेंज आया, वेक्टर को माइनस करके जो चेंज आया वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है, एक गाड़ी तेज चल रही है, एक आहिस्ता चल रही है, जो तेज चल रही है वो कम टाइम में पहुंच जाएगी, जो आहिस्ता चल रही है वो देर टाइम में पहुंचेगी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या एक यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में, एक मिनट में जो वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट तय है उसको हम वेलोसिटी कह रहे होते हैं। अब अगर हम छोटे छोटे टाइम के लिहाज से छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर ले अपने डिस्प्लेसमेंट को, और हर छोटे छोटे इंटरवल पे, हर एक सेकंड पे या हर एक यूनिट टाइम पे सेम डिस्प्लेसमेंट हो, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और यही अगर डिफरेंट इंटरवल वही सेम है एक सेकंड के, लेकिन अगर उसके ऊपर आपके पास जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो डिफरेंट है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे आप यहाँ पर इसको छोड़ दे नीचे, तो जब ये नीचे जाएगा तेज हो जाएगा नीचे जाते जाते, तो जैसे नीचे जाते जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी छोड़ने के केस में, ठीक है। अब जब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस फिर वहां पर हम मौकफ होते हैं कि एक्सेलरेशन। अब जब वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, तो ये कि कुछ में चेंज यूनिफॉर्म आ रहा है कि भाई पहले 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, यानी पहले 0 थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, फिर 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई, 4 हो गई, 6 हो गई, फिर 8 हो गई। अगर ऐसे हो कि भाई चेंज यूनिफॉर्म नहीं है, पहले 0 थी 1 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 3 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो इक्वेशन और मोशन हमने ड्राइव की हुई है, vf = vi + at, s = vit + rvt² और 2as = vf² - vi², ये यूज नहीं होंगी। इनके लिए भी डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं और वो फॉर्मूले हम इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं पढ़ेंगे। किसी को शौक हो, पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो मुझसे समझ सकता है, किसी और वीडियो में मैं उसको समझा दूंगा, ये बहरहाल यहाँ उसकी जगह नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, और एक की पॉइंट में बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो फिर रेट किस बात का, तो एक्सेलरेशन 0 होती है, फोर्स 0 होती है। और यही वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो फिर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट एक हद तक हम देख रहे होते हैं। आगे बता दूं, हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम डिस्कस कर रहे होंगे। बस यहाँ तक हम चैप्टर नंबर 7 में सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस ही हम डिस्कस कर रहे होंगे मेजरली। अच्छा, अब आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, जीरो एक्सेलरेशन क्या होती है। जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो जीरो एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी जीरो, देयर इज नो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ना हो वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन 0 होगी। अब यहाँ पर आपको मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन वेलोसिटी का कर्व दिखाता हूँ। देखिए, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कर्व है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आपके पास जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो कर्व भी यूनिफॉर्म आता है, तो एक लाइन की फॉर्म में आ जाता है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो कर्व आता है फिर ना। देखिए, लाइन भी कर्व ही होती है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो एक स्ट्रेट कर्व आ जाता है ना आपके पास। तो ये आप जब चैप्टर नंबर 10 वगैरह पढ़ेंगे जाके सेकेंड ईयर में तो पता लगेगा आपको, लाइन भी कर्व ही होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। और जब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो ये कोई भी एक कर्व आ सकता है, ठीक है, नॉन स्ट्रेट कर्व आ सकता है। इसी तरीके से आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के दरमियान जब डिफरेंस करेंगे ग्राफ के थ्रू, तो देखेंगे टाइम के लिहाज से यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, जबकि एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो जो है हमारे पास एक नॉन स्ट्रेट लाइन आ रही होती है, एक कर्व होता है। तो ठीक है, तो यहाँ तक मैं आज की वीडियो को रखूंगा। आज का लेक्चर बड़ा हो गया, बहुत छोटी सी चीज थी, बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट थे, इसको बहुत कंसंट्रेटेड करके मैंने आपको आज समझाया है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। ये आपकी डेवलप हो जाए तो आगे की चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये चीज है हमारे लिए। बाकी अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई है, अगर आज की बात आपको 40% भी समझ में आती है तो दैट्स गुड। मैंने बहुत ह्यूज वे में से कवर किया है। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।